हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह हमेशा की तरह यही उम्मीद करता रहता हूं कि आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो लेक्चर है वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इसमें 2-3 चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब उन 2-3 चीजों में मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूं कि क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो, POISSONS, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे थर्मल, THERMAL, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस एक नई चीज है। ठीक है। उसके बाद हम तीसरी चीज जो पढ़ने की कोशिश करेंगे आज वो होगा इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन डेंसिटी ड्यू टू इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन प्रेशर, या इसको PRESSUR, प्रेशर, या इसको ऐसे भी बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको ये भी बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन, SSION, कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी ऑफ, यानी कि किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और चौथी बात बहुत ही आसान, रिलेशन बिटवीन, RELATION, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क्स मॉडुलस, उसके बाद G एंड सिग्मा। इसको बोलते हैं हम पोजीशंस रेशियो। सिग्मा को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा को बोलते हैं। तो इन चारों टर्म्स के बीच का रिलेशन, तो ये सारी चीजें हमारे चार टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर में जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला टॉपिक जो है पॉइजन्स रेशियो, POISSONS, पॉइजन्स रेशियो, RATIO, पॉइजन्स रेशियो। बड़ा ही जहरीला सा हेडिंग है ये, ठीक है, लेकिन बहुत आसान हेडिंग, बहुत आसान टॉपिक है ये पॉइजन्स रेशियो। तो आइए देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम किसी L लेंथ के वायर पे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, किसी L लेंथ के वायर पे जिसका की लेंथ L हो और जिसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस जो R हो। ठीक है। किसी L लेंथ के वायर पे हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। सुनिएगा इस चीज को ध्यान से, हम क्या लगाते हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। एक हमने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया। एक छोर से मान लीजिए कि ये क्या है, फिक्स है, ऐसे एक एंड से ये फिक्स है, और इस पे हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स F लगा दिया नीचे की तरफ। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स इसको क्या करेगा, डिफॉर्म कर देगा, तो ये इसके लेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। तो इसके लेंथ में, LENGTH में लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा, INCREASE, इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। एट द सेम टाइम इसकी रेडियस क्या होगी, बताइएगा जरा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी। जब लेंथ इंक्रीज होगा इसका, तो देखो इसकी जो रेडियस हो जाएगी ना, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। भाई मेकअप कहां से होगा, मेकअप कहां से होगा, बताइए आप ही। इसका लेंथ ऐसे ये कुछ यूं इंक्रीज कर दिया, फोर्स में मिटा दे रहा हूं, इसका लेंथ ऐसे इंक्रीज कर दिया। देखिए, तो लेंथ इंक्रीज किया और रेडियस एट द सेम टाइम क्या हो गई, रेडियस स्मॉल कैपिटल R से क्या हो गई, स्मॉल r हो गई। ये कहानी आपको समझ में आई। अगर हम किसी भी बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं,
उसको या तो कंप्रेस करेंगे, नहीं तो उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लेंथ में जो चेंज होगा उसके वाइस वर्सा उसके रेडियस में चेंज होता है। यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएंगे तो। और अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो लेंथ क्या होगी, लेंथ डिक्रीज होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसको लिखिए, लिखिए इसको कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स, मैं लिख रहा हूं, कहां गया मेरा डस्टर, लिख देता हूं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग, DEFORMING, डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a wire FIXED fixed from one end, it undergoes two types ऑफ स्ट्रेन। दो तरीके का स्ट्रेन इसके अंदर होगा। पहले वाले स्ट्रेन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, LONGITUDINA, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहले वाले स्ट्रेन को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इसका लेंथ घटेगा या बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L अपॉन L से। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, एक दूसरा स्ट्रेन भी इसके साथ होगा। मैंने बताया था ना कि अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो इसकी रेडियस घटेगी, और इसका लेंथ अगर घटेगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि इसको बोलते हैं हम लैटरल स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा डेल्टा R अपॉन R, यानी कि चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस। जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था ना, वैसे ही इसको चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस या नेचुरल रेडियस। अब देखो एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं, वो बात ये है कि यहां पे लगता है निगेटिव का साइन। यहां पे बुक्स में निगेटिव का साइन दिया हुआ। बोलो सर ये निगेटिव का साइन क्यों दिया हुआ है? सुनना इस बात को ध्यान से, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी तो ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका क्या होगा, उल्टा होगा। ये इसका क्या होगा, उल्टा होगा। समझ में नहीं आई बात? ये हमेशा इसके उल्टा होगा। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा, सुनना, लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। अगर मैं लिख दूं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो अगर तुम y की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी? y की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, 1 माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू और बढ़ा दो, x इज इक्वल टू माइनस 2, y x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 4। देखो मैं y की वैल्यू तो बढ़ा रहा हूं लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि यही बात है कि ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो होगा, यानी कि जो लैटरल स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अपोजिट नेचर का होगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की, कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो होता है प्रोपोर्शन ऑफ या रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन। लिखेंगे हम इसको, कहां लिखूं, यहां पे लिखता हूं, द रेशियो ऑफ LONGITUDINA longitudinal strain to the lateral strain, LATERA lateral strain, STRAIN strain is called Poisson's ratio। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन के उसको रेशियो को क्या बोलते हैं हम, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा L अपॉन L बाई
ऐसे इसको लिख देते हैं, डेल्टा एल बाई एल अपॉन माइनस डेल्टा आर अपॉन, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर, ठीक है, इनटू ये एल नीचे रह जाएगा और ये आर कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माई नेगेटिव ऑफ चेंज इन लेंथ इनटू रेडियस, ओरिजिनल रेडियस नेचुरल रेडियस डिवाइडेड बाय चेंज इन रेडियस इनटू नेचुरल लेंथ। ये इसको थोड़ा और करीब लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये क्लियर हुआ। इसी को बोलते हैं हम क्या, पॉइजन्स रेशियो। अब इसके बारे में बात कही जाती है कि इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट LESS यूनिट लेस QUANTITY, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट नहीं होता है। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो, इट इज स्केलर SCALAR। तो ये दोनों बातें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। मिटा दो इसको, मिटा देता हूं मैं इसको, पॉज करके उतार लीजिएगा, इसको पहले लिखिएगा ये, उसके बाद चलिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, इस बात को सुनिएगा। इसमें एक नया टर्म आएगा और उस नए टर्म को हम क्या नाम देते हैं, उस नए टर्म को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, THERMAL, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब थर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि अभी तक हमको जो स्ट्रेस फील हो रहा था वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से फील हो रहा था, बाहर की तरफ हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, उसकी वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था उसको हम पढ़ चुके हैं 3 पार्ट्स में। अब ये थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का मतलब कि वह स्ट्रेस जो कि थर्मल हीट की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। द स्ट्रेस STRESS, स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर is called थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं डॉट लिख देता हूं, उसका मतलब आप वही डेफिनेशन है। अब सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट सुनिए कि प्रेशर टेम्परेचर के चेंज करने से किसी बॉडी को स्ट्रेस कैसे फील होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब हम किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अभी मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है ना। और जब वो एनर्जेटिक हो जाते हैं तो उनमें क्या होने लगता है, मोशन होने लगता है। आपने देखा होगा इसका एग्जांपल, पानी, खौलता हुआ पानी देखा है ना, उसी तरीके से उसके पार्टिकल्स में क्या होने लगती है, मोशन होने लगती है। जैसे कि मान लो कि ये एक आयरन बार है, इसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे अभी रैंडम पड़े हुए हैं, इसको हमने क्या कर दिया, बर्नर पे ऐसे रख दिया और गरम होने लगा ये, ठीक है। गरम होने लगा तो इनके पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, या जो भी एनर्जी आ जाएगी थर्मल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये अब बेचैन हो जाएंगे, ये इधर उधर भागने लगेंगे। तो जब ये भागने लगेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स में, इनके एटम्स में एक गैप बनने लगेगा ना, इनके एटम्स में क्या बनने लगेगा, एक गैप बनने लगेगा। तो उस गैप की वजह से इनमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन यानी कि उसके ओरिजिनल लेंथ में क्या होगा, एक चेंज होगा। समझ में आई बात, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है, इसको ऐसे देखिएगा, ये एक रॉड है। अगर इस रॉड को हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लेंथ L है, इस रॉड को क्या करते हैं, हम गर्म कर देते हैं। तो जब इस रॉड को गर्म करेंगे ना, तो इस रॉड में क्या हो जाएगा, एक
एक्सपेंशन हो एक्सपेंडिंग हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा इस रॉड में, और अब इसका लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L के बराबर हो जाएगा। अगर गर्म करने की बात करें तो पर्टिकुलरली, अगर ठंडा करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिकुड़न होगा। समझ रहे हो इस चीज को कि नहीं समझ रहे हो? अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो इसके लेंथ में क्या हो जाएगी, एक इंक्रीजमेंट हो जाएगी। क्यों इंक्रीजमेंट हो जाएगी, क्योंकि गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक हो जाएंगे तो वो दूर भागने लगेंगे, और दूर भागने लगेंगे तो उसके लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही तो करते थे हम इलास्टिसिटी में, फोर्स लगाते थे तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते थे, तो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन डेवलप होता था, उसका लेंथ बढ़ या घट जाता। समझ में आ रही बात? तो अब इसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, L प्लस डेल्टा L के बराबर होगा। मान लेते हैं कि T टेम्परेचर पे इसका लेंथ जो है L है, हमने डेल्टा T बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस डेल्टा T। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ हमने देखा कि उसका जो लेंथ है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, इज या प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब इससे हमको डेल्टा L निकालने की एक फॉर्मूला, एक डेल्टा L निकालने का एक फॉर्मूला मिलेगा कि कितना डेल्टा L बढ़ा है। तो आपको पता है कि कांस्टेंट को, ये जो प्रोपोर्शन है इसको इज इक्वल टू में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं लिख दूं कि डेल्टा L इज इक्वल टू L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। ये कांस्टेंट मैंने लगाया है। पहले इस फॉर्मूला को देखिए, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, जिसमें ये L क्या है, ये L जो है ओरिजिनल लेंथ, ORIGINL, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है, जो कि एक क्या है, कांस्टेंट है। समझ, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, वो एक क्या है, कांस्टेंट है। और ये अल्फा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये एक तरीके का कोफिशिएंट है। अब बोलोगे सर ये क्या बला है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, THERML, मैं अल्फा ही लिख रहा हूं, आप इसका डेफिनेशन में यहां पे आप थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखेगा। अल्फा को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड, DEFINED, डिफाइंड एज change in length per unit temperature per unit length। बोलो सर जितना हार्ड इसका नाम था, जितना बड़ा उसका नाम था, उतना ही हार्ड इसका डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। देखिए मैं इसको समझा रहा हूं कि अल्फा क्या है, इट इज दैट वैल्यू उतना इंक्रीज किसी तार में या किसी बॉडी के लेंथ में अगर हम यूनिट टेम्परेचर
यूनिट टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके यूनिट लेंथ में, सुनिएगा इस बात को, उसके यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा, कितना इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, कितना इंक्रीज होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि सुनो, अगर कोई 10 मीटर का तार है, 10 मीटर का तार है, अगर उसका कोई पूछा जाता है कि इसकी अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी कि 1 डिग्री सेल्सियस पे उसके 1 मीटर में कितना चेंज हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस पे उसके 1 मीटर में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम उसका थर्मल कॉफिशिएंट बोलते हैं। नहीं क्लियर हुआ? देखिए बताता हूं आपको। अगर मान लेते हैं कि कोई 10 मीटर का तार है, सुनिएगा इस चीज को, कोई 10 मीटर का तार है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है। तो इसका थर्मल कॉफिशिएंट किसके बराबर होगा, थर्मल कॉफिशिएंट किसके बराबर होगा, देखो 10 मीटर, ये जो 1 मीटर इंक्रीज हुआ है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 मीटर का, टोटल तार 10 मीटर का था पहले, ठीक है, 10 मीटर उसका लेंथ था, बाद में इसका लेंथ कितना बढ़ गया, बाद में इसका लेंथ 1 मीटर बढ़ गया, यानी कि अब ये कितने का हो गया, 11 मीटर का हो गया। हमको ये जो 1 मीटर है, सुनना इस चीज को, ये जो 1 मीटर है ये ओवरऑल 10 मीटर का 1 मीटर बढ़ा है और 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा है, समझ रहे हो। यानी कि अगर तुमको कोई पूछता है कि ये 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता है, ये 1 मीटर तो 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा है ना, ये 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता तो 1/20 कर देते, समझना इस चीज को। दूसरी बात कि ये 10 मीटर जो है एक्स्ट्रा 1 मीटर हो गया है, 10 मीटर। अगर ये 1 मीटर का तार रहता, यूनिट लेंथ का तार रहता, तब इसमें कितना इंक्रीजमेंट होता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो ऐसे देखो कि कोई 10 मीटर का जो तार है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता है, 1 मीटर बढ़ता है, तो वही 10 मीटर का तार 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ेगा, 1/20 मीटर बढ़ेगा। अच्छा अब इस तार को भी कितना कर दो, 1 मीटर तार 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ेगा, तो 1/20 इंटू 10, यानी कि इतना मीटर, यानी कि 1/200 मीटर बढ़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब यही जो है, यही जो क्वांटिटी है वो इस वायर की, इस रॉड की क्या है, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे। देखो ऐसे समझो, अल्फा क्या है, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो चलो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन बताओ, डेल्टा टी पर यूनिट टेम्परेचर अपॉन पर यूनिट लेंथ। यही किया था ना हमने, अभी तो किया ना, 1/20 से डिवाइड कर दिया हमने। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस हुआ था। 20 डिग्री चेंज करने पे ना, समझ में आई बात, वो 20 डिग्री चेंज करने पे 10 मीटर का तार कितना बढ़ा था, 1 मीटर बढ़ा था, तो उसका थर्मल कॉफिशिएंट किसके बराबर था, 1/20 इंटू 10। वही तो किया हमने, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इंटू एल। तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यहां से देखिए तो डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पे, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बात समझ में आई आपको, ये क्लियर हुआ। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको थर्मल स्ट्रेस पढ़ना है ना, तो आइए थर्मल स्ट्रेस की कहानी देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं,
बस ये याद रखिए, ये वाला डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर एल इज ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज व्हाट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वो एक्सपेंशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब एक बात बताइए कि ये तो एक्सपेंशन होगा, अगर किसी भी तार का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा लेकिन स्ट्रेस तो उसको फील नहीं होगा क्योंकि वो फ्री है ना, वो क्या है, वो फ्री है। तो उसमें अगर यार जैसे मान लो कि तुम एक रॉड को ले जाके छत पे रख दो धूप में, या इसी को बर्नर के नीचे रख दो, बर्नर के नीचे इसको ऐसे रख दो, बर्नर के नीचे इसको क्या कर दो, रख दो, तो ये इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। ये फ्री है तो इसमें तो स्ट्रेस फील ही नहीं होगा। स्ट्रेस इसमें कब फील होगा, जब ये दोनों ओर से क्या हो, बंधा हो, ये दोनों ओर से ऐसे फिक्स हो। सुनना इस चीज को, ये दोनों ओर से ऐसे क्या हो, इस तरीके से कुछ फिक्स हो। समझ में आ रही बात, दोनों ओर से क्या हो, फिक्स हो। तो जब ये फिक्स होगा, जब ये फिक्स होगा और इसका मान लेते हैं टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो टेम्परेचर जब इसका बढ़ेगा तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ना चाहेगा, इसका लेंथ बढ़ना चाहेगा, लेकिन इधर से ये वॉल फोर्स इस पे लगाएगी, वॉल से मान लेते हैं फिक्स है तो ये फोर्स लगाएगी, इस पे लगाएगी नहीं लगाएगी, और जब फोर्स लगाएगी इसको बढ़ने नहीं देगी, इसको बढ़ने नहीं देगी, तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, और वही स्ट्रेस हमको क्या करना है, निकालना है। अगर फ्री है तब तो कोई बात नहीं है, फ्री है तब तो उसमें स्ट्रेस होगा ही नहीं, लेकिन अगर वायर वो दोनों तरीके से तार जो है वायर से फिक्स है तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस बोलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन कितना का होगा, इसमें चेंज कितना हुआ है इसके तार में, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसका कितना है, एल है। अब बोलो कि सर चेंज तो हुआ ही नहीं है, आप कैसे निकाल रहे हो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने लायक है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाना चाहिए था, इसका ओरिजिनल लेंथ L प्लस डेल्टा एल हो जाना चाहिए था। इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना हो जाना चाहिए था, L प्लस डेल्टा एल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका ओरिजिनल लेंथ रही कितना गया, इसका ओरिजिनल लेंथ अभी भी कितना है, L ही है कि नहीं है, इसका ओरिजिनल लेंथ होना ये चाहिए था, लेकिन इसका लेंथ अभी कितना है, L ही है, यानी कि डेल्टा L इसका जो लेंथ है वो क्या हुआ है, घटा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये, टेंजाइल नहीं है, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, नहीं कि बढ़ा नहीं है, बढ़ना इसका स्वतः चाहिए था, उतना रहना चाहिए था, लेकिन है अभी भी कितना है, L ही है इसका, तार की वजह से। तो चलिए स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू लिख देते हैं, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, ये L से L कैंसिल आउट हो गया, यानी कि स्ट्रेन अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर हो गया। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है SPRESS, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है ना, यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, तार की बात कर रहे हैं इसीलिए यहां पे यंग्स मॉड्यूलस लिखा है, तो Y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये होता है थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो तार तो बढ़ा ही नहीं है, तब आपने स्ट्रेन कैसे लिखा है, तब आपने स्ट्रेन कैसे लिखा है, ये तो दोनों तरीके से फिक्स है ना। देखो इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझो कि तार नहीं बढ़ा है, तार बढ़ा नहीं है, तार फिक्स है, लेकिन अगर वो दीवार नहीं रहती तो तार बढ़ चुका रहता, तार का लेंथ कितना हो गया रहता, L प्लस डेल्टा एल हो गया रहता, लेकिन तार कितना है,
एल पे ही है, यानी कि वो जो डेल्टा एल का लेंथ है वो तार का कम किया गया है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसका लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो है कितना, एल ही रह गया। यानी कि भैया एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना इन दीवालों से, तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेन भी होगा। नहीं समझ में आई बात? तुम्हारी उम्र जो है, तुम्हारा जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा हाथ तुमने फोर्स लगा के उठाया, तुम्हारा वहां तक उठ जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसको दबा के नहीं उठने दिया, किसी ने उसको दबा के क्या किया, नहीं उठने दिया। या जैसे देखो तुम एक घर में अपने क्या लगाते हो, गमले में एक पौधा लगाते हो, ऐसे एक पौधा तुमने लगा दिया, ठीक है, पौधा लगा दिया, तुम बहुत दिनों के बाद अपने घर में आए हो, तुम देखने की कोशिश कर रहे हो कि वो पौधा क्या है, वो पौधा कितना बड़ा है। तो एक बात बताओ मुझे, लेकिन तुमने देखा कि तुम अपने घर पे आए तो तुमने देखा कि ये तुमने अनुमान लगाया था कि मान लेते हैं कि ये पौधा जो है 10 मीटर का हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे घर की दीवार जो है वो कितने मीटर की है, 7 मीटर। तुम्हारे घर का जो छत है वो 7 मीटर का ही है। पौधा हो कितना जाना चाहिए था, 10 मीटर, लेकिन पौधा हुआ है कितना, 7 मीटर का ही। क्यों? क्योंकि दीवार ने इसको क्या कर दिया है, रोक दिया है। दीवार ने इसको क्या कर दिया है, रोक दिया। तो ये 3 जो है ये क्या है, स्ट्रेन ही तो है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, उतना रोका जा चुका है। तो ये फॉर्मूला आता है थर्मल स्ट्रेस का, ठीक है। चलिए तो अगला आप टॉपिक देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। CHANGE, चेंज इन। हालांकि ये आगे वाली टॉपिक में और डिटेल में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद अगला जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही है। चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो एक बात मैं आपको पहले समझा देने की कोशिश करता हूं कि एक जो आइडियल लिक्विड होता है, आइडियल जो लिक्विड होता है, ऐसा माना जाता है कि आइडियल फ्लूइड मैं बोल देता हूं। फ्लूइड का मतलब आप जानते हो ना, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है कि वह चीज जिसके पार्टिकल्स क्या हो, थोड़े दूर दूर हो। तो साइंस मानता है कि एक आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी को, DENSITY को, डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये एक एजम्पशन है, ये माना जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल अगर बात करें, प्रैक्टिकल फ्लूइड की बात करें, प्रैक्टिकल FLUID, फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल में हम प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके किसी भी पार्टिकल की, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप किसी भी डेंसिटी को क्या कर सकते, किसी भी चीज की डेंसिटी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपके घर में जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या किया गया है, गैस को प्रेशर लगा के, गैस को हाई प्रेशर पे रख के उसको क्या कर दिया जा चुका है, लिक्विड बनाया जा चुका है। यानी कि जो गैस की डेंसिटी है उससे, उसकी डेंसिटी को कम करके क्या कर दिया गया है, लिक्विड बना दिया गया है। ऐसे देखो, एक वो ले लो, एक बीकर ले लो, ठीक है, और इसमें कुछ गैसियस पार्टिकल्स ऐसे, कुछ गैसियस पार्टिकल्स ऐसे भर लो, इधर इधर इधर, ठीक है, और इसमें एक कंप्रेस करने की कोई चीज लगा दो यहां, ठीक है। अब इसको तुम दबाते जाओ, इसको तुम क्या करते जाओ, दबाते जाओ। तो तुम दबाओगे ना तो देखोगे कि इसके पार्टिकल्स धीरे 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 क्या होने लगेंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब ये देखो, ये यहां से कहां पे पहुंच जाएगा, ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगा। तो हो सकता है कि ये गैस से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। और तुम और इसको अगर कंप्रेस करते हो तो ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। यानी कि आइडियोलॉजी में साइंस का ये एजम्पशन है कि किसी भी चीज की डेंसिटी को, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में किसी भी चीज की डेंसिटी को क्या कर दिया जा सकता है, किसी भी चीज की डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है, उसकी डेंसिटी को बदला जा सकता है। कैसे, प्रेशर अप्लाई करके उस पर,
ये बात समझ में आई? किसी भी चीज की डेंसिटी को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है उस पर प्रेशर अप्लाई करके। तो यही हमको आज एक डेरिवेशन निकालना है, आज हमको एक फॉर्मूला निकालना है कि अगर किसी भी फ्लूइड पे अगर प्रेशर लगाते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज होती है। अगर वो चेंज होती है तो वो चेंज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज आइए हम चेक करते हैं। ठीक, अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी फ्लूइड का मास अगर m है, किसी भी फ्लूइड का मास m है और उसकी क्या है वेलोसिटी, उसका वॉल्यूम v है, तो उसके डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/v। ठीक है, m/v। अब अगर हम इस पे क्या करते हैं, अगर हम इस पे प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम इस पे क्या कर देते हैं, if we apply some pressure, अगर हम कुछ प्रेशर लगा देते हैं इस पे, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी रो से कितनी हो जाती है, रो डैश हो जाती है। रो से कितनी हो जाती है, रो डैश हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर हम उसके क्या बोलते हैं कि उस पे प्रेशर लगाएं, अगर हम, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मास तो भैया सेम रहने वाला है, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। पहले जो इसका वॉल्यूम इतना था, पहले जो इसका वॉल्यूम इतना था, अब प्रेशर लगा देने के बाद इसका वॉल्यूम इतना ही रह जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम के लिए क्या लिखा, मैंने वॉल्यूम के लिए लिख दिया v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी। अब बोलो सर वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, यहां पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा v इज निगेटिव। समझो इस चीज को, वॉल्यूम घट ही रहा है ना, v प्लस डेल्टा वी, यानी कि मैंने प्लस साइन लगाने के लिए रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वी लिख दिया, कोई दिक्कत, डेल्टा वी निगेटिव है, यानी कि वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। अब अगर मैं आपको एक वो लिखूं, रेशियो निकालने की कोशिश करूं, रेशियो निकालने की कोशिश करूं, यानी कि अगर P डैश अपॉन रो डैश अपॉन रो की अगर बात करूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रो डैश अपॉन रो किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर होगा हमारा m v प्लस डेल्टा v, और नीचे क्या हो जाएगा, m/v। ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये v कहां चला जाएगा, v कहां चला जाएगा बच्चों, v चला जाएगा ऊपर, यानी कि रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस डेल्टा v। कहानी समझ में आई? अब देखो यहां से रो की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से रो की वैल्यू रो डैश की वैल्यू रो इंटू v अपॉन v प्लस डेल्टा v के बराबर हो जाएगी। इतनी कहानी समझ में आई? चलिए आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है इसमें, आगे की कहानी इसमें देखते हैं, देखते जाओ। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं ऊपर और नीचे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, DIVIDING, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई V, RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को V से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो रो डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू ऊपर V अपॉन V, यानी कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये भी V से डिवाइड होगा ना, तो ये V/V प्लस डेल्टा V/V, यानी कि V/V किसके बराबर 1 प्लस डेल्टा V अपॉन V के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी या नेचुरल डेंसिटी इंटू 1 प्लस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये कहानी आपको समझ में आई? मैंने ऊपर भी V से डिवाइड कर दिया और नीचे भी V से, तो देखो यार ऊपर V/V और नीचे भी V प्लस डेल्टा V/V, तो यानी कि V से V ये डेल्टा V इस तरीके से। अब यहां पे आते हैं, इसमें देखने वाली बात ये है, डेल्टा V अपॉन V ये क्या है, ये क्या है जरा बताओ तो मुझे, डेल्टा V अपॉन V क्या है? बहुत सही, ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। याद आया आपको,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसको हम क्या लिखेंगे, सुनो, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ना लिख के इसको हम एक दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। बोले सर वो दूसरा फॉर्मेट क्या होगा? देखो यहां पे पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा जो खेल है वो किस पे डिपेंडेंट है? ये डेंसिटी किसकी वजह से चेंज हो रहा है? डेंसिटी चेंज हो रहा है प्रेशर की वजह से। डेंसिटी किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्रेशर की वजह से चेंज हो रहा है। तो हमको फॉर्मूला में प्रेशर लेके आना है, प्रेशर लेके आना है। आपको सवाल ये दिया रहेगा कि इतने प्रेशर पे इतना कितनी डेंसिटी चेंज होगी। वॉल्यूम से लेना देना हमारा नहीं है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। तो वॉल्यूम को कैसे टर्मिनेट करें? वॉल्यूम को कैसे टर्मिनेट करें? आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है बल्क मॉड्यूलस का। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला किसके बराबर हुआ करता था? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता था स्ट्रेस, STR, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन के बराबर। याद आ गया? चलिए, यानी कि B इज इक्वल टू किसके बराबर? वॉल्यूम स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा V, डेल्टा V बाई V। यही फॉर्मूला होता था ना? याद आ गया आपको? अच्छा, अब देखो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेन वही हुआ करता था ना कि किसी भी लिक्विड को क्या करते थे हम, किसी भी लिक्विड को जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या कर देते थे हम? इमर्ज कर देते थे। याद आ गई कहानी? यही कहानी था ना? देखना ध्यान से थोड़ी देर। इसमें हमने क्या कर दिया? इसको इमर्ज कर दिया। तो इस पे एक हर तरीके से क्या लगता था? प्रेशर लगता था। इस पे हर तरीके से क्या लगता था? प्रेशर लगता था। समझ में आ रही है बात? हर तरीके से इस पे क्या लगता था? एक प्रेशर लगता था। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? यहां से एक काम करो, यहां से एक काम करो, B इज इक्वल टू आप क्या लिखो? B इज इक्वल टू आप लिख दो फोर्स अपॉन एरिया के बदले मैंने आपको बताया था ना कि प्रेशर लिख दो, उस समय बताया था, अपॉन डेल्टा V इंटू इस V को क्या कर दो? ऊपर लेके चले जाओ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हर बार छूट जाती है, और वो छूटती ये है कि किसी भी चीज पे अगर तुम बाहर से, लिक्विड तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जब बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या हुआ करता था? डिक्रीज होता था ना? ये वाला स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहता था? डिक्रीजिंग में ही रहता था। लॉन्गिट्यूडनल बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था। शियरिंग तो एंगल्स पे होता था। ये क्या होता था? ये हमेशा डिक्रीज होता था। यानी कि डेल्टा V की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती थी? डेल्टा V हमेशा किसके बराबर रहता था? निगेटिव रहेगा। डेल्टा V हमेशा निगेटिव रहेगा ना। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, अब हो गया 7 सेंटीमीटर क्यूब। समझना इस चीज को। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? -3/7 के बराबर हो जाएगा ना? -3/7 के बराबर हो जाएगा। सुनो इस बात को, -3/7 के बराबर। लेकिन तब यहां पे अगर तुम -3/7 रख दो तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव। यानी कि ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। लेकिन बल्क मॉड्यूलस हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस फॉर्मूला में अपने आप यहां पे एक क्या लग जाता था? निगेटिव साइन लग जाता था। इस फॉर्मूला में अपने आप क्या लग जाता था? एक निगेटिव साइन लग जाता था। वो निगेटिव साइन ये काम करता था कि चलो ये अंदर वाला नेगेटिव आया तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव आया, फिर नेगेटिव से नेगेटिव में मल्टीप्लाई करके बल्क मॉड्यूलस हमको क्या मिल जाता था? पॉजिटिव मिल जाता था। तो यहां पे B की वैल्यू किसके बराबर होती थी? -PV अपॉन डेल्टा V के बराबर होती थी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम यहां पे, मैंने उस समय आपको जो बल्क मॉड्यूलस बताया था वो सिर्फ इतना ही बताया था। आज एक नई चीज जोड़ के बताता हूं इसमें कि B इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं -ΔPV, माइनस का तो साइन लगेगा ही, अपॉन डेल्टा V। अब बोलो सर ये क्या किया आपने? ये मैंने क्या किया? मैंने P की जगह ΔP लिख दिया, चेंज इन प्रेशर।
बोले सर चेंज इन प्रेशर क्यों? हम तो फोर्स अपॉन एरिया के बदले हमने प्रेशर लिखा था, आपने उसको चेंज इन प्रेशर क्यों कर दिया? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो बॉडी का जो वॉल्यूम कम हुआ है, ये जो बॉडी का जो वॉल्यूम कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हुआ है, जो लिक्विड इस पे लगा रहा है। चेंज किसकी वजह से? वह एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं। देखो, जब लिक्विड इस पे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, एट द सेम टाइम ये बॉडी भी क्या करेगी? अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी। एक बलून को, सुनना इस चीज को ध्यान से समझो, एक बलून को जब तुम पानी में डुबाते हो तो उस बलून का शेप जो होता है क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? लिक्विड बाहर से जो लिक्विड प्रेशर लगाती है उसकी वजह से। बाहर से मान लेते हैं कि लिक्विड ने 10 यूनिट का प्रेशर लगाया, 10 यूनिट का प्रेशर लगाया, तो क्या इसकी वजह से उसका शेप चेंज होता है? ना। सुनो, बोलो तब सर किसकी वजह से होता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक बलून पे जब लिक्विड बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है तो एट द सेम टाइम बलून का जो एयर है वो भी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो अगर लिक्विड बाहर से 10 यूनिट का प्रेशर लगाए और बलून का जो एयर है वो भी अंदर से बाहर की तरफ 10 यूनिट का प्रेशर लगाए, तो क्या इस बलून का शेप चेंज होगा? नहीं होगा। शेप चेंज कब होता है? जब लिक्विड क्या लगाता है? 10 यूनिट का प्रेशर लगाए और ये जो अंदर वाली हवा है ये 7 यूनिट का ही प्रेशर लगाता है, तब उसका शेप जो होता है वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो बताओ तो कि वॉल्यूम चेंज किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ इस 10 यूनिट की वजह से या सिर्फ इस अंदर वाले 7 यूनिट की वजह से? नहीं। वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है? इस चेंज इन प्रेशर की वजह से, यानी कि जो ये 3 यूनिट का चेंज है इसकी वजह से। बाहर का प्रेशर P लग रहा है अंदर और अंदर का प्रेशर P0 लग रहा है बाहर। तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है? वॉल्यूम उसका P माइनस P0 की वजह से। समझ गए इस चीज को? तो इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा? इसीलिए हमने यहां पे P की जगह क्या कर दिया? डेल्टा P लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां से डेल्टा V का फॉर्मूला अगर निकाल दे तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी P V, सॉरी एक सेकंड, डेल्टा V ना, हाँ तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि डेल्टा V का हो जाएगा माइनस डेल्टा P अपॉन V इंटू माइनस डेल्टा P इंटू V अपॉन B। ये हो गया फॉर्मूला डेल्टा V का। अब इस फॉर्मूला को कहां पे पुट कर दो? यहां पे पुट कर दो। तो P डैश का जो रो डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा V की जगह इतना रख दो माइनस डेल्टा P V बाई B, ठीक है, इंटू नीचे क्या है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस डेल्टा P अपॉन B, डेल्टा P अपॉन B, यानी कि डेंसिटी, न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू रो ओरिजिनल डेंसिटी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला, इसको कहीं ऊपर लिख दूं मैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।